तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पटाखों की गूंज, खुशी का माहौल, जीत के लड्डू और समर्थकों में उत्साह। तो कर्नाटक में जिस तरीके की बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है रुझानों के आधार पर, तो जश्न का माहौल कांग्रेस में नजर आ रहा है। उसी की ये 4 तस्वीरें। तो कहीं पटाखों की गूंज, कहीं खुशी का माहौल, कहीं जीत के लड्डू बंटते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जनतंत्र टीवी सबसे तेज आप तक ये तमाम आंकड़े पहुंचाता हुआ, ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस में कर्नाटक के आए हुए नतीजों के आधार पर जश्न का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। कहीं पटाखों की गूंज है तो कहीं खुशी का माहौल है, तो कहीं जीत के लड्डू बांटे जा रहे हैं। समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कर्नाटक चुनाव के नतीजों का ऐलान आज हो रहा है। 224 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है और उसी बीच रुझानों की अगर बात करें तो कांग्रेस को बहुमत के ऊपर रुझानों के आधार पर दिखाया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। तो कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं, पटाखे कांग्रेस मुख्यालय पर फोड़े जा रहे हैं और समर्थकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं यूपी निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो यूपी निकाय चुनाव के भी पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर बढ़त बनाई हुई है। लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो बरकरार है। तो सुमित शर्मा हमारे सहयोगी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ स्थिति बुलंदशहर में देखने को मिल रही है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है कई जगहों पर, बुलंदशहर की क्या स्थिति है? देखिए शायद मैं आपको बता दूं, फिलहाल चौंकाने वाले अभी नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां भाजपा जो 4 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस और बसपा और सपा ने भी अपनी बढ़त बढ़ाई हुई है। जहां 17 नगर निकाय के लिए यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, तो वहीं अब भाजपा के जो बुलंदशहर नगर पालिका है, करीब 10,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बुलंदशहर नगर में पिछले 3 निकाय चुनावों में भी भाजपा का कब्जा था, 4थी बार कब्जे की ऊपर तैयारी चल रही है। फिलहाल जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन सुमित, 1 घंटे देरी से बुलंदशहर में मतगणना की शुरुआत हुई थी, तो ऐसे में अभी तक कहां तक ये राउंड पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल, हमारे यहाँ तकरीबन 1 घंटा लेट मतगणना प्रारंभ हुई, जिसके कारण अभी प्रथम राउंड ही यहाँ पर हो पाया नगर पालिका पद के लिए भी और जो सभासद प्रत्याशी हैं उनके लिए भी। प्रथम चरण में कई जगह बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, कई जगह सपा और बसपा और निर्दलीय भी बढ़त बढ़ा रहे हैं। तो जेपीएस राठौर जी सहकारिता मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। राठौर साहब, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। इस बार जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाए हुए है और इस बार देखने को मिला था कि मुस्लिमों पर ज्यादा भरोसा यहां पर जताया गया था, मुस्लिमों को भारी संख्या में यहां पर प्रत्याशी बनाया गया था। कैसे देख रहे हैं? ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर काम कर रही है। जन कल्याणकारी योजनाएं हो, नीतियां हो, ये सबके लिए हमने बनाने का काम किया है। उसको पूरे निष्पक्षता के साथ उन योजनाओं को लागू करने का भी काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने का काम हो, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन देने का काम हो, किसान सम्मान निधि हो, या जो भी योजनाएं थी प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की,
उनको बराबरी के साथ सबको जो पात्र व्यक्ति थे उनको देने का काम किया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयुक्त और अच्छे योग्य प्रत्याशी हमको मिले मुस्लिम वर्ग के, उनको भी हमने टिकट देने का काम किया है। और एक बड़ा बदलाव पूरे प्रदेश की राजनीति में आज हमको दिखाई पड़ रहा है कि पहले ऐसा होता था कि हम अगर मुस्लिम प्रत्याशी कोई देते थे तो उस पर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कार्यकर्ता उस पर वोट नहीं देता था, या दूसरी तरफ कमल का जो चुनाव चिन्ह है उस पर मुस्लिम मतदाता वोट नहीं करता था। इस बार बहुत बड़ा बदलाव है कि जो मुस्लिम प्रत्याशी है उस पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता और जो जनता है वो वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कमल के फूल पे भी मुस्लिम मतदाता झूम के वोट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और राठौर साहब, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कार्य प्रणाली है उस पर जनता यहां पर विश्वास जताती हुई नजर आई है इस बार, क्योंकि जिस तरीके का प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरीके के तमाम मुद्दे यहां पर इस बार निकाय चुनाव में उठे, चाहे वो विकास को लेकर मुद्दे हों या तमाम और चीजें जो जिस तरीके से माफिया राज पर यहां पर लगाम लगाई गई है, इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर आ रहे थे प्रचार प्रसार के दौरान। ऐसे में ये साफ तौर पर कहना बिल्कुल सही होगा कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्य प्रणाली है उस पर जनता ने पूरी तरह से विश्वास इस बार जता दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था पर बहुत अच्छा काम किया है और जो अपराधी माफिया हैं उनसे हर कोई त्रस्त था। कोई अपराधी है, कोई माफिया है तो पहले क्या करेगा? पहले वो अपने मोहल्ले के लोगों को तंग करता है, फिर उसके बाद अपने शहर के लोगों को तंग करता है, फिर उसके बाद दूसरे जगह जाता है। तो इस प्रकार से जो अपने उसके आस पड़ोस के लोग थे वो सबसे ज़्यादा त्रस्त रहते थे। आज उन अपराधी माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। कानून व्यवस्था की जो बेहतर स्थिति हुई है तो उसके कारण हर कोई व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के इन निर्णयों से प्रभावित हो रहा है और उसको पसंद कर रहा है। और बुलडोजर नीति जो चली है उसके कारण भी लोगों को लग रहा है कि चलो ठीक है, अपराधियों के माफियाओं के खिलाफ ये बुलडोजर चलेगा। और उसके बाद जहां जहां इन अपराधी माफियाओं ने गरीबों की जमीन को कब्जा करके अपने आशियां बनाने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां बुलडोजर चलाकर गरीबों को फिर से जमीन देकर और वहां पर गरीबों के लिए मकान बनाने का काम किया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक, राठौर साहब, जिस तरीके से आप प्रभारी भी रह चुके हैं और स्वार सीट की अगर हम बात करें, जिस तरीके का सिनेरियो बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि स्वार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर लगभग 3 लाख मतदाता हैं। इसमें 2 लाख लगभग मतदाता मुस्लिम हैं, 1 लाख हिंदू मतदाता है जी। वहां पर हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी के तहत अपना दल के से शफीक अहमद अंसारी को मुस्लिम प्रत्याशी देने का काम किया है। और मुझे आज बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही, जो परिणाम वहां से आ रहे हैं 10,000 से अधिक मतों के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी जी वहां से चुनाव जीत रहे हैं। और एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस तरीके से रामपुर में स्वार विधानसभा, जिस पर विपक्षी दल के एक बड़े नेता का कब्जा था, उनके बेटे वहां से विधायक थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का प्रत्याशी जीते, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज वहां भी हम जीत रहे हैं। तो चप्पा चप्पा भाजपा, हर जगह कमल खिल रहा है। तो राठौर साहब, जिस तरीके से नतीजे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं, और एक 2024 की अगर हम पटकथा की बात करें और जिस तरीके की एक पिच यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है 2024 को लेकर, उसमें ये अहम रोल अदा करने वाली है ये जीत, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है आने वाले 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर। और ऐसे में एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि रास्ता अभी पूरी तरह से सधा नहीं है, आने वाले समय में और ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी होगी भारतीय जनता पार्टी को भी। लेकिन जिस तरीके के परिणाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस लेवल कार्यकर्ताओं का भी यहाँ पर ज़रूर बढ़ेगा, और साथ ही साथ जिस तरीके की ये जीत है उससे आने वाले 2024 की जो पटकथा है उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने में मदद ज़रूर मिलेगी। सर, बिल्कुल सही कहा आपने
कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 विधानसभाएं लोकसभाएं सीट जीतने का 2024 में काम करेंगे। तो 2024 का जब चुनाव होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होगा, तो उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 लोकसभा सीट जीतेगी। इसका रोड मैप तैयार हो चुका है। और जैसा आपने कहा कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम मेहनत से पीछे कब हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, सभी मंत्रियों ने, पार्टी पदाधिकारी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने कितना प्रचार प्रसार करने का काम किया है। विपक्षी दल के नेता तो गए ही नहीं कहीं। जो जब मैदान में ही नहीं आएंगे तो लड़ेंगे कैसे? वो मैदान से ही भाग जाते हैं, वो केवल ट्विटर खेलते रहते हैं। तो ट्विटर पे लड़ाई होती नहीं, आज तो मैदान पे लड़ना पड़ता है। जी राठौर साहब, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, और भारतीय जनता पार्टी जानी ही इसलिए जाती है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होती है तो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है, यानी इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर अच्छी खासी पकड़ आप लोगों की है। ऐसे में जिस तरीके का जो पूरी की पूरी एक रणनीति यहां पर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए तैयार की गई, जिसमें विपक्षी दल फंसते हुए नजर आए, अब 2024 के लिए क्या वो रणनीति रहने वाली है? किस तरीके का इलेक्शन मैनेजमेंट होगा भारतीय जनता पार्टी का? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, एक तो हमारे नेता, हमारी सरकारें अच्छा से अच्छा काम कर रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इस बात के लिए अपमानजनक परिस्थिति नहीं है कि हम सर झुका के जाएं लोगों से वोट मांगने के लिए। आज हम सीना ठोक के लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जाते हैं कि हमारे केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही, और किसी हमारे मंत्री नेता के ऊपर भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का अनाचार का आरोप नहीं है। दूसरे दलों की जब सरकारें होती थी, इतना आकंठ डूब जाते थे भ्रष्टाचार में कि उनके कार्यकर्ता बेचारे सिर उठा के वोट मांगने के लिए जा भी नहीं पाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सिर ऊंचा करके और सीना ठोक के लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए जाता है। तो उसके कारण उत्साहित भी होता हमारा कार्यकर्ता और लोगों के बीच में जाता है। हम लोग जाकर अपनी नीतियों को रखते हैं, अपनी योजनाओं को बताते हैं, जिसके कारण जनता निश्चित रूप से हमको आशीर्वाद देने का काम करती है। ठीक है राठौर साहब, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी तो अपना दल का सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन एक छवि जो गढ़ी हुई है हिंदुत्व की, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात कर ली जाए, और बेहद लोकप्रियता उन्हें मिल भी रही है उनके किए गए कार्यों को देखते हुए, उनकी इस छवि को देखते हुए। लेकिन अगर बात की जाए कि जब बीजेपी खुद अपने बलबूते पर अपने दल के बिना सहयोग के उतारती है किसी प्रत्याशी को, तो कितना सहयोग मिलने की उम्मीद अब लगाई जा रही है 2024 के लिए? ऐसा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव, मैंने कहा बहुत जगह नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में हमने प्रत्याशी मुस्लिम वर्ग के दिए हैं, और वहां पर मुस्लिम वर्ग का भी वोट हमको मिल रहा है। और हमारे जो दूसरे हमारे जो संबंधित हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समर्थक हैं, वो भी उस मुस्लिम प्रत्याशी को वोट करने के लिए लालायित हैं और वोट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। निश्चित रूप से 2024 में इस प्रकार से मुझे लगता है कि सभी जाति, वर्ग, मजहब से ऊपर उठकर लोग वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी के 80 के 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है राठौर साहब, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। हमारे सहयोगी अरुण मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ संजय हमारे सहयोगी महाराजगंज से हमारे साथ हैं। संजय का रुख करेंगे। संजय, महाराजगंज में क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? ऐसे में अगर मतगणना की बात करें तो महाराजगंज जिला प्रशासन ने कुल 4 केंद्र बनाए हैं, जहां पे महाराजगंज जनपद के 8 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद की मतगणना हो रही है। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, अगर हम सोनौली नगर पंचायत से बात करें तो सोनौली नगर पंचायत के जो बीजेपी के प्रत्याशी अखिलेश त्रिपाठी है, वो कहीं ना कहीं अभी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। वहीं नौतनवा नगर पालिका के परिषद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं उमेश जायसवाल, वो भी फिलहाल अभी अखाड़े से बाहर दिख रहे हैं। अगर महाराजगंज नगर पालिका परिषद की बात करें तो वहाँ पे फिलहाल बीजेपी बढ़त में है। तमाम प्रत्याशी ज्यादातर इस बार ये देखने को मिला है कि इस बार नौतनवा महाराजगंज जनपद के 8 नगर पंचायतों और 2 नगर पालिकाओं में निर्दलीय प्रत्याशियों का अभी तक दबदबा देखने को मिला। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार कहीं न कहीं अखाड़े से
बाहर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर अभी 12 बजे तक लगभग 20 मतगणना 20% से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये हो गया कि जिस तरह से योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाया था इस बार नगर निकाय के चुनाव में, वो कहीं ना कहीं इस बार धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए खरा साबित होता हुआ नजर भी आ रहा है। रुझान भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इस बीच अरुण सागर भी हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए हैं। अरुण, अभी रुझान जैसे जैसे साफ होते जा रहे हैं, तस्वीर सामने आती जा रही है, वैसे ही समझ भी आ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर मोड़ ले रही है। लेकिन अभी क्या तस्वीरें हैं मेरठ की? मैं आपको अगर मेरठ की स्थिति के बात में बताऊं तो जो आधिकारिक आंकड़े जो हैं मीडिया को दिए गए हैं उसमें बीजेपी को 12,126 और देखिए उसके अपोजिशन में वर्सेस में ना तो समाजवादी पार्टी है ना बहुजन समाज पार्टी। अगर बीजेपी वर्सेस है तो वो AIMIM है, उसे मिले हैं 5,901 वोट। समाजवादी पार्टी की जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं सीमा प्रधान जो कि विधायक अतुल प्रधान की पत्नी हैं, उन्हें मिले हैं 5,251 वोट और जो BSP के यहाँ पर प्रत्याशी हसमत अली हैं उन्हें मिले हैं 3,252 रुपए। तो ये बहुत अजीब आंकड़ा है। जनतंत्र टीवी ने जो अनस हैं AIMIM के प्रत्याशी उनसे बात की, उन्होंने काफी सारे इस मुद्दे में बताया। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो जमीनी संवाद है उन्होंने वो लोगों से किया। लेकिन अरुण देखिए, कहीं ना कहीं जब भी पश्चिमी यूपी की बात की जाती है तो BSP की भी अच्छी पकड़ वहां पर मानी जाती है। मुस्लिम बहुल ये इलाका है, साथ ही साथ आपको बता दें कि SC ST के भी वहां पर कई संख्या में लोग वहां पर रहते हैं। ऐसे में BSP का भी वहां पर खाता नहीं खुल पा रहा है, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो BSP है उस जो अपना उसका नंबर है वो उसे नहीं बढ़ा पा रही है। मतलब बीजेपी वर्सेस BSP वो नहीं कर पा रही है। वो न जाने उसने वो जनसंवाद नहीं रहा है, वो जो फॉर्मूला उन्हें बताया गया था ऊपर से ना तो उन्होंने शायद वो अप्लाई किया और न जाने वो क्या विशेष कारण रहे होंगे कि वो उसका इसमें फेलियर जो है वो सामने आ रहा है। जी ठीक है, सुमित शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, वहां की क्या तस्वीर है, क्या अपडेट? सुमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है सुमित से। एक बार फिर से संजय जायसवाल का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय, क्या अपडेट मिल रहा है वहां पर? मैं आपको बता दूं, अगर हम मतगणना की बात करें तो महाराजगंज जनपद के चारों मतगणना केंद्रों पर पहले जो राउंड की मतगणना है वह फिलहाल समाप्त हो चुकी है। अगर हम नगर पंचायत वार जाए तो आदर्श नगर पंचायत सोनौली में जो बसपा से प्रत्याशी कामना त्रिपाठी हैं उनको फिलहाल 1237 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा से अखिलेश त्रिपाठी को 501 और समाजवादी पार्टी से बैजू यादव को 473 वोट मिले हैं। वहीं अगर हम आनंद नगर नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल भाजपा बढ़त में है। भाजपा को कुल 3,128 मत मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 2,659 वोट मिले हैं। अगर हम नगर पंचायत दुश्मनगंज की बात करें तो यहाँ पे भाजपा फिलहाल बढ़त में है। भाजपा के प्रत्याशी को 1,310 मत मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को 322, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 542 मत मिले हुए हैं। अगर हम इसी तरह से तमाम नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की बात करें तो फिलहाल हरेंदा आनंद नगर पंचायत, महाराजगंज नगर पालिका परिषद से फिलहाल और ब्रिजमनगंज नगर पंचायत से फिलहाल बीजेपी बढ़त में है। और अगर हम सोनौली नगर पंचायत से बात करें तो यहाँ पे बसपा से समर्थित प्रत्याशी कामना त्रिपाठी पहले नंबर पे हैं। वहीं अगर हम नौतनवा की बात करें तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी गुड्डू खान पहले नंबर पे हैं, जो फिलहाल 2,000 से ज्यादा वोट पाकर पहले स्थान पे चले। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो नगर निकाय का मतगणना है चुनाव था, जिस तरह से आज जो मतगणना हो रही है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। और जिस तरह से भाजपा ने यह दावा किया था कि महाराजगंज जनपद के 10 नगर निकायों में इस बार भाजपा जीत रहे, तो कहीं ना कहीं ये दावे हैं जो अगर जमीनी स्तर पे बिल्कुल सुमित, ये समझना सभी दलों को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं जनता के बीच में पहुंचकर निकाय चुनावों में बेहद अहम होता है कि मूलभूत सुविधाएं जो अब तक जनता को नहीं मिल पा रही है वो वहां तक पहुंचे। और इसीलिए कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी की आप बात कर रहे थे और वो बढ़त बनाए हुए हैं वहां पर। लेकिन अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी काफी आगे चल रही है। सपा बसपा जिस तरह से टक्कर देने की बात कर रहे थे वो बेहद पीछे ढकलते हुए नजर आ रहे हैं।
बता दूं, अगर हम नगर निकाय की बात करें तो यह स्थानीय निकाय चुनाव होता है और इसमें व्यक्ति विशेष की ही तवज्जो के आधार पे ही जो नगर निकाय की जनता है वो अपने प्रत्याशियों का चुनाव करती है। और इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराजगंज जनपद के 10 नगर निकायों में अपने प्रत्याशियों को उतारा था और लगातार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में 2 बार महाराजगंज में जनसभाएं की थी और योगी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकालों को गिनाया था। लेकिन अगर जमीनी स्तर पे बात तो इस बार जनता ने सीधा जवाब दिया है और जिस तरह से आज मतगणना में सामने जो नतीजे आ रहे हैं उससे साफ हो गया है कि जनता उसी आधार पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव की है जो जमीनी स्तर पे काम किया है और जो लगता है कि इस बार जमीनी स्तर पे तमाम नगर पंचायत और नगर पालिकाओं परिषद में काम कर सकता है, उसी आधार पे इस बार जनता ने वोट किया है। और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि आज नतीजे जिस तरह से ज्यादातर नतीजे निर्दल प्रत्याशियों के पक्ष में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता ने इस बार काम के आधार पे ही वोट दिया था और मतगणना में स्पष्ट हो गया है इस बार निर्दल प्रत्याशियों का दबदबा ज्यादातर नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में देखने को मिल रहा है। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। अरुण सागर हमारे सहयोगी मेरठ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ वो मुद्दे रहे, क्या कुछ वो आधार रहा जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं मेरठ से, क्या वो अहम मुद्दे रहे जिसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि इस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं? साहिल, मैं अगर मेरठ के मुद्दों की बात करूं तो सबसे पहले मैं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं हरिकांत आलूवालिया की बात करता हूं। उन्होंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान में जो उनका पुराना कार्यकाल यहां पर रहा था, क्योंकि वो मेरठ के, मैं आपको बता दूं कि वो मेरठ के मेयर रह चुके हैं, उन्होंने अपना कोई भी पुराना जो विकास कार्य है वो लोगों को बताया लेकिन लोग उससे प्रभावित नहीं हुए। अब आप बात आते हैं जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं सीमा प्रधान, उसके पति जो है अतुल प्रधान है। अतुल प्रधान ने भी सिर्फ अपनी योजनाएं, अपनी कार्यशैली, अपना कैरेक्टर है, अपना अंदाज है, उसे लोगों को बताया, जबकि उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष पहले रह चुकी है, उनसे भी वो लोगों को जो है अपनी तरफ से प्रभावित नहीं कर सके। अब तीसरे कैंडिडेट की तरफ हम आते हैं जो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर हसमत अली हैं। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, एक पत्रकार बंधु ने, साथी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि राष्ट्रीय गान बोलकर दिखा दीजिए, तिरंगे में कितने रंग होते हैं। वो नहीं इन सब चीजों को बता पाए तो लोगों के बीच में इस बात की भी निरक्षरता का भी एक बातें गई, लोग उनसे भी प्रभावित नहीं हो सके। लेकिन जो AIMIM के यहाँ पर प्रत्याशी है मोहम्मद अनस जो हैं, लेकिन जब अब अचानक आंकड़े आए हैं, पहले राउंड के जो आधिकारिक आंकड़े जारी हुए उसमें बीजेपी के साथ में उनकी फाइट है। जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी जो पार्टी है वो कहीं भी नहीं है, वो तीसरे और चौथे स्थान पर है। देखिए कितना अजीब जो आंकड़े हैं वो मेरठ से जो है वो जनतंत्र टीवी जो है दर्शकों को दिखा रहा है। जी साहिल। बिल्कुल, संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं महाराजगंज से। संजय, जिस तरीके से आपने जानकारी दी उससे साफ तौर पर जाहिर है कि निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा महाराजगंज में देखने को मिल रहा है और उस लिहाज से अगर बात की जाए तो जो स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं, तमाम जो बड़ी पार्टियां थी जो लगातार दावे कर रही थी, वादे कर रही थी, उन तमाम दावों और वादों को नकार दिया है जनता ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या BSP हो। इसके अलावा जो तमाम निर्दलीय दल हैं उनका एक दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। कितना अफेक्ट डालेगा आने वाले नतीजों पर, और साथ ही साथ जिस तरीके से 2024 की जो बिसात है जो सेट करने की कोशिश यहां पर तमाम दलों की तरफ से की जा रही है, उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? इस बार तमाम पार्टियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी धार, अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए इस बार नगर निकाय के चुनाव में कह सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम ये जो बड़े पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, इन पार्टियों ने महाराजगंज जनपद के 10 नगर निकायों में अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा था और साथ ही साथ जो स्टार प्रचारक के तमाम पार्टियों के वो महाराजगंज जनपद में आके प्रचार किए थे और लगातार और दोनों ही एक दूसरे से जो सत्ताधारी पार्टियों के ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जनता से वोट मांगने की अपील करते नजर आते। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महाराजगंज के 10 नगर निकायों में अपने प्रत्याशियों को उतारा था, कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने पीछे 5 साल के कार्यकाल को गिरा था, उसी के आधार पे तमाम जो उम्मीदवार थे वो फिलहाल वोट मांगते हुए नजर आते। और लेकिन जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशियों का इस बार दबदबा देखने को मिला, कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में असर डाल सकता है।
चलिए संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अरुण हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ बने हुए थे, अरुण आपका भी बहुत शुक्रिया। सुमित हमारे सहयोगी बुलंदशहर से हमारे साथ थे, सुमित आपका भी बहुत शुक्रिया। में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है, आज भी वही देखने को मिला और जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर बढ़त भी बनाई हुई है। इसी पर हमारे साथ संजय निषाद जी जुड़ गए। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले तो जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के नतीजे निकलकर अब तक सामने आए हैं, क्या कहेंगे सर? तो बधाई दूंगा जनता को और कार्यकर्ताओं को, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के, कि उन्होंने हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पहुंचाया और हमारा जो संकल्प पत्र था उसके अनुसार हम लोग कामयाब हो गए। उसके वजह से दिल्ली की सरकार बनाई जनता ने, दिल्ली में बैठा है मोदी जी को आप देखो कि दुनिया में अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर आ गए। ब्रिटेन हमसे पीछे आ गए, जो हमारे यहाँ 350 हमारे यहाँ शासन किया था। आज के दिन में उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई, आपने देख लो होगा, दिल्ली की सरकार की देन है कि मकान मिला है, शहरी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, इलाज का है, उनके लिए हर कुछ किया है। तो हर चीजें जो है, ये जो है, ये जो मामला जो है, इसका नतीजा है कि हम लोग अभी स्वार में हम लोग जीत रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। उसके वजह से अब देखो कि इनकी सरकारें रहती थी, सपा बसपा कांग्रेस की, तो आप देखो मुसलमानों के सहारे रहते थे। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कही कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब, SC ST से भी ज्यादा दशा खराब है। तो मकान कौन बना रहा है उनका? आखिर हम बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, तो अनाज कौन दे रहा है, इलाज कौन दे रहा है? तो अगर हम सभी जाति, सब धर्म को, बारों को, हमको सबका साथ सबका लेके चल रहे हैं, तो उसका नतीजा था कि आज दिल्ली की सरकार की वजह से आज के दिन में कि जैसे आपकी स्वार में जो है बीजेपी जीती है, और उसी तरीके से हम नगर निगम भी जीत रहे हैं और नगर पालिका, नगर पंचायतें भी जीत रहे हैं। क्योंकि आप देखो कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई उन्होंने, तो बदले में क्या पाया? कैसा भय वातावरण था, कैसे अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, कैसे उन्हें पिछली सरकारें संरक्षण दे रही थी। आज देखो व्यापारी सुरक्षित है, कोई अपहरण नहीं हो रहा है, हिंदू मुसलमान राइट बंद हो गए, किस तरीके से व्यापार चल रहा, नहीं तो महीने महीने दुकान बंद होती थी। बिजली अब निर्बाध है, उनके विकास के लिए देख लो कैसे बिजली हम दे रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सफाई सब दे रहे हैं। तो आज के दिन में कोई ऐसी जात, हम लोग कब मोहल्ले में जाइए तो कैसे नगर पालिका, नगर पंचायतों में कैसे कैसे कई हजारों मकान बना कर दिया। तो पिछली सरकारें भी दे सकती थी मकान, पिछली सरकारें भी इलाज करा सकती थी, पिछली सरकारें भी इनको भोजन दे सकती थी, लेकिन नीत और नियत सही नहीं थी। हमारी नीत और नियत सही है, इसलिए काम कर रहे हैं। और सारे बड़े शहर ये नदियों के किनारे हैं, तो हमारी आबादी कुछ काफी है नदियों के किनारे। तो पिछली अंग्रेजों मुगलों ने तो सताया था, पिछली सरकारों ने कहीं नहीं छोड़ा। मतलब 67 वर्ष में कांग्रेस ने 3000 करोड़ रुपया पूरे देश के निषादों को दिया था। लेकिन देखिए हमारे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने 6 साल में 26,000 करोड़ रुपया दिया। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने इस मछुआ समुदाय के लिए निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, आज के दिन में मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की। आज के दिन में निषाद राज के किले पर देखो पर्यटक स्थल घोषित हो गया। भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति, अभी कल ही 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज गुरुराज महाराज का ऑडिटोरियम। तो ये चीजें हैं, पिछली सरकारें क्यों, मतलब इनकी नीत और नियत सही नहीं थी। आज हम लोग इस जो उन्हें जनता से वादा किया था उस पर हम कामयाब हो रहे हैं, इसलिए जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, इसलिए हम लोग हर जगह जीत रहे हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। अगर 2 सरकारें दिल्ली लखनऊ की थी तो तीसरी सरकार निकायों की भी सरकार हमारे हाथ में होगा। और देख लो स्वार जैसी सीटों पर हमने जीत हासिल की है, तो सभी जगहों पर हम जीतेंगे, 2024 भी जीतेंगे। जी, लेकिन सर निकाय चुनाव तो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, फाइनल होना अभी बाकी है, 2024 को फाइनल देखा जा रहा है। आप कह रहे हैं मुस्लिम वोटर्स आपके साथ है, क्या इसका असर 2024 में भी देखने को मिलेगा? अभी तो हमने 6 साल सेवा की है, तो मुसलमान मेरे साथ है ना। अभी तो फिर 1 साल और सेवा करूंगा, करेंगे हम लोग। हमारे लिए तो चूंकि मुसलमान जो बना है वो भी हमारे यहाँ का है। मैं आपसे बता दूं कि जाल बीनने वाले जुलाहा जलाहा होते और जलाहा से जुलाहा हो गया, जुलाहा से अंसारी हो गया। धर्म बदल दिया, जाति तो उसके पीछे है ना। उसकी दशा देख लीजिए क्या किया पिछली सरकारों ने। तो आज के दिन में ये जितने भी इस्लाम धर्म स्वीकार किए हैं वो हमारे देश के हैं। जब मेरे देश के तो हम क्यों भेदभाव कर सकते हैं भाई? हम तो उनको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि हमारे मोहल्ले में मकान नहीं बना, हमारे मोहल्ले में इलाज नहीं हुआ, मेरे मोहल्ले में कोरोना में इलाज अनाज नहीं आया। जी, जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं इसके कारण क्या समझे जाए? क्या बीएसपी सपा जो दोनों
एक बहुत ज्यादा इस मुस्लिम वोटर्स को साधने का हमेशा से प्रयास करती रही हैं, उनमें एक बिखराव देखा गया है। मुस्लिम वोटर्स बिखरे हैं और इसका फायदा जो है सीधे बीजेपी को मिला है, या फिर असल में बीजेपी के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं मुस्लिम वोटर्स? देखिए, इन लोगों ने काम नहीं किया। दलितों के नाम पर उनकी सरकार बनी, पिछड़ों के नाम पर इनकी सरकार बनी। ये 30 साल लंबा होता, 5 बार उनकी सरकार रही, 4 बार उनकी सरकार रही। हमारी तो अभी दो बार इधर सरकार बनी है, तो उनके अंतर पर हम तो 2 बार में हम काम करके दिखाए हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो आते। तो मुसलमानों को तो हाशिए पर रखा, वो खाली वो इनको लिए फुटबॉल की तरह इनके तरफ आता था, उनके तरफ आता था। ये उनको गए तो वो उनको किसी ने तो उनके तरफ उनके बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं जोड़ा। आज हमारी सरकार है, मदरसे को शिक्षा से जोड़ रही है कि उनके बेटे भी IAS PCS बने, उनके बेटे भी पढ़ लिख कर इंजीनियर में डॉक्टर बने, वो भी सेवा करें। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही चीज है। इन लोगों ने उसी धर्म के जाल में उन्हें फंसा रखा था। आज उस धर्म के साथ साथ हमारी सरकार ने उन्हें अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जोड़ा है। आज पर्यटक का बढ़ावा हमने दिया है। इन लोगों ने तो हिंदू मुसलमान के नाम पर मथुरा, अयोध्या और काशी को फंसा रखा था। आज पर्यटक स्थल का बढ़ावा दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस पर्यटक स्थल के बहाने अगर हमारे लोग पर्यटक बढ़ रहे हैं, अगर दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं बनारस में, तो मुसलमान के भी रोजगार बढ़ रहे हैं ना, वो भी तो विकास करेगा ना। अयोध्या में बढ़ रहे हैं तो वहां भी मुसलमान है, वो भी तो विकास करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जिस शहर में वो रह रहा है उस शहर को विकसित कर रहे हैं, पर्यटक का केंद्र बढ़ा रहे हैं और दर्शनार्थी दुनिया से आ रहे हैं। तो ये सभी लोगों के लिए अच्छा है। तो हम इस देश को राष्ट्र के विकास के लिए, इस देश के हर जनता के विकास के लिए कहते हैं ना कि राजनीति कुछ है नहीं, राजनीति एक अभिभावक के रूप में है। ठीक है सर। जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए संविधान कैसा अभिभावक चाहिए? भेदभाव वाला अभिभावक चाहिए कि सबके साथ देने वाला? बिल्कुल तो बिल्कुल। भेदभाव वाला अभिभावक को हटा दिया जनता ने और सबके साथ एक समान व्यवहार करने वाले अभिभावक को चुन लिया। इसलिए आज सभी जनता हमारे साथ है। बिल्कुल। और जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए, साफ तौर पर संजय जी कहा जा सकता है कि कार्यप्रणाली पर पूरी तरह से भरोसा यहां पर जताया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में साथ निभाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वहीं हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और जिस तरीके के इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो चुनावी नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तरफ कर्नाटक के नतीजे हैं और दूसरी तरफ यूपी निकाय चुनाव के नतीजे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बढ़त यहां पर बना ली है और जिस तरीके से रुझान निकलकर सामने आए हैं, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा छूती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। जश्न का माहौल है कांग्रेस में, कैसे देख रहे हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हैं कि कांग्रेस को बहुत स्पष्ट बहुमत, बहुत अच्छा बहुमत दिया है। और दूसरी बात, ये कर्नाटक के अंदर जो बंटवारे की राजनीति, घृणा नफरत की राजनीति थी, उसको कर्नाटक की जनता ने नकारा है, जो देश के लिए एक बड़ा शुभ संदेश है। हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत से कांग्रेस का मनोबल बहुत बढ़ा है। जो संवैधानिक लोकतंत्र की ताकतें हैं देश के अंदर, उन सब का मनोबल बढ़ा है और कांग्रेस एक धुरी का काम करेगी और उसके चारों तरफ ये जीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और 2024 के अंदर हम लोग सब मिल करके दिल्ली में सरकार बनाएंगे और भाजपा, जो एकाधिकारवादी शक्तियां हैं, जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध काम करने वाली ताकतें हैं, वो पराजित होंगी। और जहां रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी भिन्न सी हो गई है कि जो पोलराइजेशन है वो जरा ज्यादा डीप रूटेड लगता है। लेकिन अनंतो गत्वा जब सारा देश एक तरफ खड़ा होगा, पेट और रोजगार की लड़ाई पर खड़ा होगा, विकास की लड़ाई पर खड़ा होगा, आखिर उत्तर प्रदेश कब तक केवल कुछ इस तरीके के नारों में बहेगा? और फिर जहां कांग्रेस का सवाल है, हमारी प्रेजेंस है उत्तर प्रदेश के अंदर और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जाति और संप्रदाय का बंटवारा उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये हटेगा और लोग फिर कांग्रेस की तरफ, वो उत्तर प्रदेश के गोल्डन डेज थे नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ताकतवर थी, तो वो सुनहरे दिन फिर से लौटेंगे और उसके लिए हम काम करेंगे। जी सर, देखिए, एक और जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की आंधी देखी जा रही है, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्तर जो है वो लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच उपचुनाव जालंधर के नहीं भूले जा सकते हैं, वहां पर कांग्रेस को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ
निश्चित तौर पर है। हमको नए सिरे से सब कुछ जुटना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जुटेंगे। और हम ये जानते हैं कि देश की राजनीति के स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को सुधारे जी। और ये जो दूसरी ऐसी ताकतें हैं जो संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को साथ लेना है और भाजपा की डीप रूटेड कम्युनल पॉलिटिक्स जो उत्तर प्रदेश में हो गई है उसको पराजित करना है। तो कांग्रेस की भूमिका को भी उसमें मान करके चलना पड़ेगा, लेकर के चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बधाई आपको। कर्नाटक में जिस तरीके से रुझान यहां पर निकलकर सामने आए हैं और कांग्रेस को एक बड़ी जीत यहां पर मिलती हुई नजर भी आ रही है, क्या माना जा सकता है कि जिस समीकरण की, जिस रणनीति की कमी की बात बार बार कही जाती थी कांग्रेस को लेकर, उस पर काम यहां पर कांग्रेस ने किया है और वो दिखा भी है कर्नाटक में। अब आने वाले जो भी चुनाव होंगे या जिस तरीके की आगे की रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, उसमें उसका असर यहां पर जरूर दिखाई देगा। हम हमेशा विकास की राजनीति, लोक कल्याण और सामाजिक न्याय की बात करते रहे हैं, गरीबों और आम आदमी की, नौजवानों के रोजगार की बात करते रहे हैं। हमने कर्नाटक में भी वही रणनीति अपनाई, लेकिन हमने कर्नाटक में अपने पत्ते समय पर खोले, समय पर हमने सब जनता तक पहुंचाई और सभी कार्य ठीक तरीके से चले। तो आज उसी का नतीजा है कि हम शानदार जीत वहाँ हासिल कर रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश में हमको नए सिरे से अपने को रीडेडिकेट करना पड़ेगा और अपना पुराना खोया हुआ स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से आपको हमेशा से जाना जाता है कि आप जनता से जुड़े हुए नेता हैं और जनता के बीच में जिस तरीके का आपका एक अपना अलग रुतबा है और जनता आपको बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर करती है, कई बार जो आलाकमान है वो भी आपसे कई चीज़ों को लेकर सजेशन यहाँ पर लेता है और ये बहुत बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ नेता अगर किसी पार्टी में होते हैं तो पार्टी को एक अलग मजबूती यहाँ पर मिलती है। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन कर्नाटक में कांग्रेस का देखने को मिला है और तमाम मुद्दे यहाँ पर रहे, भारतीय जनता पार्टी ने कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश भी की, चाहे वो मैनिफेस्टो में जिस तरीके से पीएफआई और बजरंग दल की तुलना यहां पर कांग्रेस ने कर दी थी, हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल भी यहां पर थोड़ा बहुत करना पड़ा, लेकिन जो स्थितियां थी वो कई बार ऐसे हाथ से निकलती हुई नजर आती हैं कांग्रेस की। अब कर्नाटक में जिस तरीके की मजबूत स्थिति इस वक्त कांग्रेस की है, आने वाले दिनों में क्या उस रणनीति पर और ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और उस रणनीति पर और तरीके से काम किया जाएगा? और सुधार करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक की जनता ने बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से करने, हनुमान से करने को नकारा और भाजपा को उसके लिए दुत्कारा, कहा कि तुम राम भाजपा के पर्याय बन जाएंगे क्या, हनुमान भाजपा के पर्याय बन जाएंगे? तो उसको दुत्कारा है। असल लेसन भाजपा को लेना चाहिए कि अब कम्युनल डिवाइड की नहीं बल्कि विकास की राजनीति की बात करनी पड़ेगी करके। और उत्तर प्रदेश में भी हम विकास के राजनीति और लोक कल्याण, सामाजिक न्याय के झंडे पर आगे काम करेंगे। बिल्कुल सर, जिस तरीके से 2024 की जो पटकथा है भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी तरह से जुटी हुई नजर आती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि 2024 की तैयारी में वो पूरी तरह से जुटी हुई है और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब कर्नाटक में एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस नजर आ रही है। आने वाले समय में कितनी मजबूती इस जीत से कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और कांग्रेस पार्टी के तौर पर अगर बात की जाए तो जो तमाम कमजोरियां रही है पार्टी की, उस पर फतेह पाने में कितने फायदेमंद साबित होगी ये कर्नाटक की जीत? बहुत फायदेमंद साबित होगी। जीत होती है जी, और वो भी शानदार जीत जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कर्नाटक में एकजुट होकर के लड़ी। हम इसका सबक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लेंगे और आगे भी लेंगे लोकसभा के चुनाव में। बल्कि लोकसभा के चुनाव के लिए हम सारी लोकतांत्रिक, संवैधानिक, सामाजिक न्याय की ताकतों को अपने साथ जोड़ करके चलने का प्रयास करेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ, 2018 में कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज होने में कामयाबी कांग्रेस ने हासिल की थी और अब की अगर बात की जाए 2023 में जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा छूते हुए कांग्रेस आगे बढ़ी है, ऐसे में बी प्लान की तैयारियों पर क्या कुछ विचार है कांग्रेस का कि 2018 वाली स्थिति एक बार फिर से न पनपे? ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी। हम
आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि जनता ने ऐसी स्थिति को पूरी तरीके से नकार दिया है और इसीलिए भाजपा 60 के आसपास ही रह जाएगी। जो भाजपा का बांटो खेलो खरीदो ये वाला नाटक था वो कर्नाटक में नहीं चल पाएगा। भाजपा जो है 60 के करीब रह पाएगी और जेडीएस को भी ऐसी संख्या नहीं मिलने जा रही है कि वो कुछ ऐसा खराब रोल प्ले कर सके। और मैं समझता हूँ जेडीएस भी कर्नाटक के रिजल्ट से सबक लेगा और आगे अपने अस्तित्व के लिए जो है वो भाजपा से अपने को दूर बनाए रखेगा। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बहुत बधाई। जिस तरीके के रुझान कर्नाटक में निकलकर सामने आ रहे हैं और कांग्रेस ने एक मजबूत बढ़त यहां पर बना ली है, इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हरीश रावत जी आपका बहुत शुक्रिया। संजय निषाद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, अभी हरीश रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कर्नाटक की जो जीत यहाँ पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो लगातार अपनी मजबूती के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम उससे अलग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो कार्य प्रणाली है उसको जनता ने पूरी तरह से समर्थन दिया है और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि जो योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली है वो सबसे बेहतर है। ऐसा जिस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आए हैं उससे साफ तौर पर सामने भी आ रहा है। अगर हम बात करें चुनावों के बाद अब जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आएगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होगी वो इससे कितना प्रभावित होगी? तो संजय निषाद जी से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो लगातार जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, एक तरफ कर्नाटक की बात करें तो रुझानों के हिसाब से कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कायम होता हुआ नजर आ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो संजय निषाद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। संजय जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, योगी आदित्यनाथ की कार्यप्रणाली पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जिस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हैं और हाल फिलहाल के कुछ सालों की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जिस तरीके से सरकार ने काम किया है उसका ही नतीजा है कि इस तरीके का बड़ा भरोसा यहाँ पर जनता की तरफ से पार्टी पर जताया जा रहा है। देखिए, मैं अपने महाराज जी को धन्यवाद दूंगा। वो गोरखपुर हमारे मुख्यमंत्री हैं और वो गोरखपुर के नाथ और गुरु गोरखनाथ रहे हैं और उन्होंने सेवा की है बड़ी लंबे समय तक। उन्होंने सब कुछ देखा, पिछली सरकारों को कैसे हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे और कैसे महाराज जी ने सबको एक साथ लिया और दोनों को भरोसा दिया और हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म किया और व्यापारियों में सुरक्षा दिया और व्यापारियों के अंदर भयमुक्त वातावरण दिया और जिसके वजह से आज व्यापारी खुलकर हमारे साथ है। और आज के दिन में और कोई जाति धर्म नहीं बचा होगा जिसको उन्होंने अपने साथ जोड़कर उनको सम्मान न दिया हो, उसके लिए कोई योजनाओं का लाभ न दिया हो। तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में जो एक तरीके से कहा जाता था बीमारू प्रदेश है, उसे आज हम उबारू प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश ले जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किस तरीके से गुंडा राज था, किस तरह माफिया राज था, किस तरह से लोगों को भय वातावरण था, अपहरण होता था, फिरौती, ये सब चीज से मुक्ति एक ही साथ मिलना, ये यहाँ की सारी जनता के ऊपर भरोसा है और इसीलिए दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया कि कोई जाति। आज के दिन में देखिए जब भी हिंदू मुसलमान दंगे। ठीक है संजय जी, आपका रुख करेंगे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यूपी के रामपुर में ढहा आजम खां का किला। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। स्वाट सीट से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत सामने आई है। तो यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। स्वाट सीट के ये नतीजे सामने लगभग आ चुके हैं और अपने गढ़ में आजम खां को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद यहां पर उपचुनाव थे।
तो बीजेपी को बड़ी जीत स्वार से। संजय निषाद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब देख लीजिए कि मुसलमान भी मेरे साथ है ना, हमारे लोगों को किस तरीके, इसी देश के मुसलमान हैं, उन्होंने धर्म बदला है, हमारा देश थोड़ी बदला है। धर्म बदलने से थोड़ी मिट्टी का पहचान बदल सकता है, राष्ट्र बदल सकता है। हमने मुसलमानों को भी सुरक्षा दिया है। आज जितने पर्यटक स्थल केंद्र है, बनारस हो चाहे इलाहाबाद हो चाहे आज के दिन में हमारा प्रयागराज हो, सब जगह अगर बढ़ावा दिया है तो व्यापार सबके लिए है। आज के दिन में सारे व्यापारी उसके फायदा उठा रहे हैं। और आज के दिन में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है। तो बदले में सपा के साथ, बसपा के साथ, कांग्रेस के साथ रहने से मुसलमान बदले में क्या पाया? गरीबी, बेकारी, लाचारी। तो आज के दिन में हमारी सरकार देखिए उनका मकान बना के दे रही। सबसे ज्यादा मकान इसका मतलब मुसलमान पाया होगा, सबसे ज्यादा अनाज कोरोना में वो पाया होगा, सबसे ज्यादा इलाज में तड़पते बच्चे उनके रहे होंगे, इलाज पाया है। तो आज पिछली सरकारें भी उनका मकान बना सकती थी, पिछली सरकारें भी उन्हें अनाज दे सकती थी, पिछली सरकारें भी उनके जो है इलाज करा सकती थी। तो आज के दिन में सम्मान तो दिया नहीं, मेरी सरकार दे रही है, इसलिए वो सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं। और हम लोग, लेकिन कई बार नाराजगी भी जाहिर होती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आई है। वो देखिए, विपक्ष है, जब उसके पास कोई और काम नहीं है तो विपक्ष कुछ न कुछ अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहता है। खाली है वो 2017 आप देखिए कि 2014 से लगातार 2017, 2019, 2022 ये लगातार हार है। अब इस तरीके से जो हारे हुए लोग हैं उन कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आज के दिन में ये देखो, मुसलमान जो था वो एकदम फुटबॉल की तरह था, कभी बसपा के साथ, कभी सपा के साथ, कांग्रेस के साथ, ये फुटबॉल की तरह जाता रहा, कुछ नहीं मिला। तो आज के दिन में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को बिना भेद, हम तो अपनी बात करते हैं ना कि नदियों के किनारे सब ज्यादा शहर हैं और नदियों के किनारे हमारी आबादी है। इन लोगों ने क्या दिया 70 साल में? कांग्रेस की सरकार थी, इनकी फाइल गायब करा दिया, गिनती करा के 70 लाख से हमें 7,000 करा दिया। तो ये कितना नुकसान मेरा हुआ। सपा के साथ थे, बदले में क्या ये हमें बसपा पिछड़ी से निकाल के अनुसूचित में लाते थे, बसपा स्टे लगाती थी। 30 साल हमारे बिरादरी को लटकू राम बनाकर हमारी नौकरियों पर डकैती डाला गया एक तरीके से, कहीं के नहीं रहा। आज हमारी सरकार है, आरक्षण के मुद्दे को प्रधानमंत्री तक मैं आवाज दी। आज प्रधानमंत्री हमारी बात सुनते हैं। इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री रहे, कभी निषादों की बात सुने, इससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, कभी सुने। हमारे निषाद को जिता के ले जाते थे, पिछली सीट पर बैठा देते थे, कभी सदन में बोलने नहीं देते थे। आज आवाज उठ रही है, इनके लिए योजनाएं बन रही हैं, चाहे मछुआ कल्याण कोष की योजना हो, उसमें उनके इलाज के लिए, मकान के लिए, विवाह के लिए हो, उनके पढ़ाई के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए, उनके बच्चे के रोजगार के लिए हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हो, इलाज के लिए हो, और कम्युनिटीज हाल हो। आज के दिन में इनके लिए मछुआ कल्याण कोष में मुख्यमंत्री संपदा योजना है, इनके 3000 न्याय हर साल हम दे रहे हैं, उनके रक्षा कवच दे रहे हैं। हम पहले उनको शिक्षा दे रहे हैं, फिर रोजगार दे रहे हैं, और फिर इनके जो संवैधानिक सुरक्षा है, जो सेफ गार्ड है, उस पर आरक्षण पर भी काम हो रहा है। इससे पहले तो कभी चर्चा ही नहीं करते थे, न कोई गृह मंत्री बनना पड़ता था। संजय जी, बहुत सारी उपलब्धियां आपने यहाँ पर गिना दी है और तमाम चीजें आपने यहाँ पर गिना दी। जयाप्रदा जी भी आज मुस्कुरा रही होंगी, उन्होंने भी बहुत प्रचार प्रसार यहाँ पर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि खुशी भारतीय जनता पार्टी, अभी आप देखो स्वार जीते हैं, अभी और जीते, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये सारे वार्ड हैं। आप देखिए ना हम लोग किस तरीके से हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने जो व्यवस्था दी वो धरातल पर उतरा। जैसे मैं 6 साल पहले मैं गया था, मतलब अपने जिलों में पर प्रचार में, नगरों में मैं गया, तो पता चला, देखा कि कोई मकानों की संख्या इतनी अधिक बनी हुई है। लोग, जिसको छत मिल जाएगा वो किसके साथ रहेगा, जिसको इलाज मिलेगा किसके साथ रहेगा, आज जिसको सुरक्षा न्याय मिलेगा, भय मुक्त वातावरण मिलेगा, किसके साथ रहेगा। हम लोग पहले प्राइमरी में जाते थे, पिछली सरकारें हुआ करती थी, तो टाट से हम लोग फर्श को साफ करके उस पर बैठते थे, टाट पर। लेकिन आज देख लो किस तरीके का, ठीक है। बिल्कुल सर, देखिए जो अब तक विपक्षी दल तमाम आरोप लगाते रहे और ये कहते रहे कि कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग के विरोधी है बीजेपी, लेकिन अब उन तमाम सवालों के जवाब भी नतीजों के दौरान मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और ऐसे में लगातार इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, गाजियाबाद मेयर चुनाव में बीजेपी की बड़ी है बढ़त। बीजेपी की सुनीता दयाल 93,408 मतों से आगे है।
तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी की सुनीता दयाल 93,408 मतों से आगे, वाराणसी नगर निगम में बीजेपी 18,000 वोट से आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी उपलब्धि, बरेली मेयर पद पर बीजेपी 48,000 वोट से आगे चल रही है और लगातार ये आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी के उमेश गौतम 48,221 वोटों से आगे चल रहे हैं। 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल 409 मतों से आगे चल रहा है। तो गाजियाबाद मेयर चुनाव में बीजेपी की बढ़त बढ़ती हुई नजर आ रही है लगातार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बीजेपी की सुनीता दयाल 93,408 मतों से आगे है। बड़ी खबर, और लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। और जिस तरीके से जनतंत्र टीवी सबसे पहले आप तक ये आंकड़े पहुंचा रहा है, कर्नाटक चुनाव के नतीजों की बात हो या यूपी निकाय चुनाव के नतीजों की बात हो, लगातार पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ और मेरी सहयोगी के साथ इतना ही। फिलहाल आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।